वॉइड एग्रीमेंट्स, शून्य करार, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2G में। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक ऐसा करार जो विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, ये शून्य करार कहलाता है। सेक्शन 2H जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई थी, ये ठीक उसका ऑपोजिट है। आपने पढ़ा था 2H में एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है वो संविदा कहलाता है। तो 2H का ठीक ऑपोजिट है 2G, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कोर्ट जाके, न्यायालय जाके जिसे आप लागू नहीं करवा सकते उसे शून्य करार कहा जाता है। आपने सेक्शन 10 में भी पढ़ा था कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जबकि उसे वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। ऐसा एग्रीमेंट जो शून्य घोषित नहीं है तो वो संविदा बन सकता है कुछ शर्तों के पूरा होने पे। तो ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिन्हें कि इस एक्ट में वॉइड बताया गया है, ये वॉइड एग्रीमेंट्स, इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, संविदा करने के अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए करार, जैसे माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन्स डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अवयस्क व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति, इसके बारे में हमने पढ़ा है सेक्शन 11 में कि कौन से पक्षकार कॉम्पिटेंट नहीं हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हैं, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना बन के वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। इसके बारे में हमने केस भी डिस्कस किया था, मोहरी बीवी धर्मोदास घोष का केस। ध्यान रखना है आपको, माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड, अवयस्क के द्वारा किए गए करार शून्य होते हैं, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़ के द्वारा किए गए करार वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन इसे एक्ट में एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया है, अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से ये शून्य घोषित नहीं है। इसे डिक्लेयर किया था जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू, न्यायिक निर्वचन के थ्रू, न्यायिक निर्णय। मोहरी बीवी धर्मोदास घोष के मामले में डिसीजन दिया गया कि माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो अवयस्क या इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़ के द्वारा किए गए करार शून्य होते हैं, लेकिन ये अधिनियम में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया गया है, एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं है। एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटीरियल फैक्ट, तथ्य संबंधी गलती पर आधारित करार जहाँ की दोनों पक्षकार भूल पर हों। सेक्शन 20 में आपने जाना था अगर मिस्टेक बायलैटरल है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से है और फैक्ट के बारे में है, तथ्य के बारे में है, तो इसका परिणाम ये होगा कि वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। देन आता है सेक्शन 21, जहाँ की फॉरेन लॉ की मिस्टेक हुई है, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। जहाँ पार्टीज़ के बीच में फॉरेन लॉ से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 23, इलीगल एग्रीमेंट्स, अवैध करार। इसमें 6 बातें हमने जानी। अगर कोई काम विधि द्वारा निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, कोई ऐसा काम जो अदर लीगल प्रोविजंस को डिफीट करने वाला है, फ्रॉडुलेंट है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, उस व्यक्ति को या उसकी गुडविल को हार्म पहुंचाने वाला है, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये आएंगे सेक्शन 23 इलीगल एग्रीमेंट्स। सेक्शन 24, जहां किसी ट्रांजैक्शन में कोई एक भाग लॉफुल है और दूसरा भाग अनलॉफुल है, उसके बारे में हमने जाना है। पार्टली लॉफुल और पार्टली अनलॉफुल ट्रांजैक्शन में अगर लीगल पार्ट को इलीगल भाग से अलग किया जा सकेगा तो लीगल पार्ट वैलिड और एनफोर्सेबल होगा, लेकिन जहां सेपरेट नहीं किया जा सकेगा तो वो पूरा ट्रांजैक्शन ही वॉइड कहलाएगा। सेक्शन 24, तो ये इलीगल होने के साथ साथ वॉइड भी है। सेक्शन 25,
एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, प्रतिफल नहीं तो संविदा नहीं। कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल यानी कंसिडरेशन नहीं है तो वो शून्य करार बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह में बाधा डालने वाले करार। सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मैरिज में ऑब्स्टिकल डाली गई हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर किसी व्यक्ति की मैरिज में एब्सोल्यूटली रेस्ट्रेंट डाला गया है, पूर्ण रूप से उसे मैरिज करने से रोका जाता है किसी एग्रीमेंट के द्वारा, या उसे किसी कास्ट और कम्युनिटी के व्यक्ति से मैरिज करने से रोका जाता है, या उसे किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले व्यक्ति से मैरिज करने के लिए रोका जाता है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा जो मैरिज में रेस्ट्रेंट डालते हों। लेकिन ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट होना चाहिए, पूर्ण बाधा होनी चाहिए। अगर यहाँ पार्शियल रेस्ट्रेंट है, आंशिक अवरोध है, तो वो वॉइड नहीं होगा। जैसे बदू वर्सेस बदरुन्निसा के मामले में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि ये कहा गया कि अगर कि हस्बैंड और वाइफ एग्री करते हैं कि अगर हस्बैंड ने मैरिज कर ली है, सेकंड मैरिज कर ली है, तो वाइफ को डिवोर्स का राइट मिल जाएगा। तो ये माना गया कि ये एक रेस्ट्रिक्शन नहीं थी मैरिज पे, बल्कि सिर्फ एक पेनल्टी थी रीमैरिज पर। इसी तरीके से राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, ये मामले में दो को विडोज़ हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर उनमें से किसी ने भी दोबारा मैरिज कर ली, रीमैरिज कर ली, तो वो अपने डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा खो देंगी, राइट खो देंगी। ये माना गया कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट नहीं है, ये पार्शियल रेस्ट्रेंट है, तो ये वॉइड नहीं है, इसे वैलिड माना गया। यानी कि अगर उन दो को विडोज़ में से कोई भी एक विडो रीमैरिज कर लेती है तो डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है पहली बात कि यहाँ रेस्ट्रेंट कैसे होने चाहिए, एब्सोल्यूट, पार्शियल रेस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, तभी ये वॉइड बनेगा, अदरवाइज वैलिड होगा। दूसरी बात, अगर मैरिज करने से रोका गया है, नॉट टू मैरी, ये वर्ड लिखे गए हैं, तो रेस्ट्रेंट माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे से मैरिज करने का प्रॉमिस कर रहा है, ए प्रॉमिसेस टू बी, ए बी से मैरिज करने का प्रॉमिस करता है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट में नहीं आएगा। वॉइड एग्रीमेंट वहाँ आ जाएगा जहाँ पे लिखा है कि नॉट टू मैरी, मैरिज ना करने का प्रॉमिस किया है, ना करने का वचन दिया है एक व्यक्ति ने दूसरे को। ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो केवल बी से मैरिज करेगा, इसके अलावा किसी से मैरिज नहीं करेगा, नॉट टू मैरी एनी अदर पर्सन। अब ये लाइन डालते ही ये किस में आ गया, वॉइड एग्रीमेंट में आ गया। और बात हमें क्या ध्यान रखनी है, इसका एक्सेप्शन है माइनर। माइनर की मैरिज को रोका जा सकता है, उसकी मैरिज में ऑब्स्टिकल डाले जा सकते हैं और रोका जा सकता है। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार में बाधा डालने वाला करार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये गारंटी दी है कि भारत के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिज़नेस को कर सकते हैं, ये उन्हें फ्रीडम दी गई है। ये हमारा फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार आर्टिकल 19(1)G के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। इस हमारी स्वतंत्रता या लिबर्टी को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हमसे छीना जाता है, इसका वॉयलेशन किया जाता है, तो इस सिचुएशन में ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। यानी किसी व्यक्ति को किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अगर रोका जाता है कि वो पर्टिकुलर व्यापार नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा, शून्य करार होगा। लेकिन यहाँ इसी सेक्शन में, सेक्शन 27 पढ़ रहे हैं हम, इसी सेक्शन में हमें इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं, अपवाद भी बताए गए हैं, जहाँ ये कहा गया है कि अगर बिज़नेस करने से रोका भी जा रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, इन्हें देखते हैं।
एक्सेप्शंस, इस सामान्य नियम के अपवाद, जिन्हें कि हम देखेंगे स्टैच्यूटरी और जुडिशियल एक्सेप्शंस में। सबसे पहला आता है स्टैच्यूटरी एक्सेप्शंस, वैधानिक अपवाद, यानी कि विधि के द्वारा, कानून के द्वारा ही जिन अपवादों को बताया गया है। तो सबसे पहले तो इसी सेक्शन में ही एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें 1 बताया गया है, जो इसका एक्सेप्शन है, जहाँ ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस और उसकी गुडविल को सेल करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस की गुडविल को भी सेल करता है, गुडविल भी क्या है, असेट है, प्रॉपर्टी है, जिसे बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो किसी व्यक्ति ने गुडविल को सेल किया है, तो बिज़नेस की गुडविल जब उसने सेल करनी है, तो जो बायर है, खरीदने वाला, वो बेचने वाले पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। बायर सेलर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस वैलिड माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। जैसे बायर यहाँ सेलर से कह सकता है कि आपने जहाँ ये बिज़नेस सेल किया, ये बिज़नेस मुझे बेचा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड टाइम तक आप सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे। सेम वही व्यापार जिसे कि बेचा गया है, उस व्यापार को नहीं किया जा सकेगा सेलर के द्वारा, उसी एरिया में नहीं किया जा सकेगा कुछ सीमा तक, कुछ समय तक। ऐसा रेस्ट्रिक्शन बायर लगा सकता है। ऐसा रेस्ट्रिक्शन बायर क्यों लगा सकता है? क्योंकि उसे अपने जो बिज़नेस उसने परचेज़ किया है, उसकी गुडविल परचेज़ की है, उसका उसे बेनिफिट पूरा मिल सके। क्योंकि अदरवाइज़ सेलर उस बिज़नेस को बेच के वापस क्या करेगा, नए नाम से ही, चाहे वो अगर दुकान खोल लेता है, कोई बिज़नेस वहीं वापस खोल लेता है, तो उसके पुराने कस्टमर्स उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसी से बिज़नेस करेंगे। तो जो बायर, नया बायर है उस बिज़नेस को ख़रीदने वाला, उसे कोई ख़ास बेनिफिट इसका नहीं मिल पाएगा जो उसने कीमत दे के गुडविल को ख़रीदा है। तो जब किसी बिज़नेस की गुडविल को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, तो बायर सेलर पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि लिमिटेड एरिया में, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में सिमिलर बिज़नेस करने की रोक लगाई जा सकती है और ऐसी रोक वैलिड होती है। इसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 11 में भी हमें रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उस पार्टनर के ऊपर भी रेस्ट्रेंट लगाए जाते हैं। सेक्शन 36 आउटगोइंग पार्टनर पर रेस्ट्रिक्शन बताता है। सेक्शन 11 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे रेस्ट्रिक्शन मतलब जहां आप फर्म में काम कर रहे हैं तो आप पे रोक लगाई जाती है कि आप जब तक इस फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, फर्म जो कारोबार कर रही है वो वही काम आप सोलो बिज़नेस के रूप में नहीं कर पाएंगे। कपड़े का काम कर रहे हैं हम साझेदारी के रूप में मिलकर के, तो वही काम आप सोलो बिज़नेस के रूप में नहीं कर सकते, ताकि आप अलग से इंडिविजुअली इसका बेनिफिट ना ले सकें। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना वैलिड है। ऐसे ही जो फर्म से अलग होने वाला आउटगोइंग पार्टनर है, सेक्शन 36 में बताया गया है कि जब वो फर्म छोड़ के जाता है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, जहाँ पर कि वो फर्म काम कर रही है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो सेम बिज़नेस नहीं कैरी कर पाएगा। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे सेक्शन 54 रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है कि सिमिलर बिजनेस को कैरी ऑन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरीके से सेक्शन 55 में हमें बताया गया है कि जब फर्म की बिज़नेस की गुडविल को बेचा जाता है तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस पार्टनर्स पर लगाई जा सकती हैं कि जब तक कि पूरे फर्म का बिज़नेस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक फर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं कोई पार्टनर करेगा, अपने आप को ये नहीं दर्शाएगा कि वो फर्म के बिज़नेस में जुड़ा हुआ था, उन कस्टमर्स को सॉलिसिट या इंड्यूस नहीं करेगा अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पार्टनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं और ये वैलिड होते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक निर्वचनों के आधार पर अपवाद। रेस्ट्रेंट बाय ट्रेड कॉम्बिनेशंस, व्यापार संयोजनों द्वारा रोक। जब हम ट्रेड कॉम्बिनेशन में एक साथ मिलकर के कुछ बिजनेसमैन जब काम करते हैं तो वो कुछ शर्तें एक दूसरे पर इम्पोज कर सकते हैं, ट्रेड की कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, तो उन कंडीशंस को फॉलो करना उन ट्रेड कॉम्बिनेशंस की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, इनके बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस ट्रेड कॉम्बिनेशंस जो लगाते हैं उन सबको पालना करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही सोल सेलिंग और एजेंसी एग्रीमेंट में भी रेस्ट्रेंट लगाए जाते हैं कि जो व्यक्ति सोल सेलिंग एजेंट होता है, एकाकी विक्रय अभिकर्ता,
उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर एजेंसी का काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर बिजनेस का काम कर रहे हैं सोल सेलिंग एजेंट के रूप में, तो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे। एक कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ए को देती है और उसको अपना एजेंट बनाती है कि राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम जो है वो ए को करना है, तो उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप किसी दूसरी XYZ कंपनी का प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं। ऐसा रेस्ट्रिक्शन वैलिड होता है। ऐसे ही सर्विस एग्रीमेंट में भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जब वो उस पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है तो उसी दौरान वो दूसरी किसी जगह पे जॉब नहीं कर सकेगा। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस भी वैलिड रेस्ट्रिक्शंस माने जाते हैं।